चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में सेकंड चैप्टर देखें ना, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। पूरा नाम कहें तो इस चैप्टर का पूरा नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, कि जिनके ऑथरेस हैं, हाँ लेडी ऑथर हैं एनिस जंग, जो ये एक इंडियन ऑथर ही हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम ही था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो बुक थी ना, ये बुक किस टॉपिक के ऊपर थी? तो ये बुक है कि हमारे इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे चिल्ड्रन रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको उनका बचपन पूरी तरह से नहीं मिला है, उनका चाइल्डहुड उन्होंने पूरी तरह से एंजॉय नहीं किया है। कि जो चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ होती है ना, कि जैसे जो है वो स्टडी करना, खेल कूद करना, कुछ नई नई एक्टिविटीज़ सीखना, ये सब काफ़ी बच्चों को नहीं मिला है। आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको छोटी एज में या तो कोई ना कोई काम पे लग जाना पड़ता है, या तो फिर जो है अपने घर वालों को कुछ ना कुछ हेल्प करवानी पड़ती है, या तो फिर न चाहते हुए कोई कहता है ना कि भाई कोई सही काम ना हो, वो काम भी उन्हें करना पड़ता है। बरोबर, ऐसे बहुत सारे चिल्ड्रन हैं हमारे इंडिया में। और ऐसे चिल्ड्रन के ऊपर इन्होंने स्टोरीज लिखी थी, अलग अलग स्टोरीज लिखी थी, बहुत सारी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब जिनका बचपन चोरी हो चुका है, ऐसे बच्चों के बारे में उन्होंने लिखा था। ऐसी पूरी बुक में तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से दो कहानियां, दो स्टोरीज आपको यहाँ पर दी गई है। एक स्टोरी का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, और सेकंड है आई वांट टू ड्राइव अ कार। बरोबर, ये दो स्टोरीज है जो हम एक एक करके समझे। सबसे पहले ये समझे, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी साहेब साहेब नाम के एक लड़के की है, जिसका काम क्या है? तो जिसका काम है, जो सिटी के बाहर जनरली होता है ना, डंप यार्ड होता है। डंप यार्ड शहर का पूरा कचरा जहाँ पर डाल दिया जाता है, तो उस कचरे में से जो है वो कोई ना कोई यूजफुल चीज़ें निकालना, ये उसका काम है। रैग पिकिंग कहते हैं ना, रैग पिकिंग मतलब कचरा उठाना, ये काम है उस साहेब का। बराबर, छोटी सी एज लेकिन वो इस काम में लगा हुआ है। उसका काम ही यही था कि भाई कचरे के ढेर में जाना, वहाँ से उसके लिए यूज़फुल कुछ चीज़ें निकाल लेना। जैसे होता है ना, कोई प्लास्टिक की चीज़ें होती है, कुछ मेटल की चीज़ें मिल जाए, या और कुछ चीज़ें मिल जाए जिसे वो भंगार में बेच सके, और जो पैसे मिले ना उसमें उस दिन का खाना उसका निकल सके। सिर्फ खाना ही, ये बच्चे और क्या सोचेंगे? खाने के अलावा ये और क्या सोच सकते हैं? बरोबर ना, इसलिए वो पूरा दिन कचरे में काम करते हैं कि वहां से उन्हें कुछ यूजफुल चीजें मिल जाए, जिसे बेचकर, भंगार में बेचकर कुछ पैसे मिल जाए और वो खाना खा सके। ठीक है, ऐसे साहिब की यह कहानी है, जहाँ पर ऑथरेस ऑथरेस शायद जो है वो उसी इलाके के आसपास कभी रहते होंगे। और उस वक्त साहिब और उसके कुछ दोस्त थे, उनके साथ जो है वो इनकी मुलाकात हुई, अक्सर मुलाकात हुई। और एक बार जो है वो ऑथरेस ने इनको पूछा, साहिब को पूछा कि भाई तुम यहाँ पे क्यों, क्या काम कर रहे हो भाई, इस कचरे में क्या काम कर रहे हो? तो साहब ने जवाब दिया कि भाई मुझे जो है वो और कोई काम आता ही नहीं है, मुझे और कुछ काम नहीं है। तो ऑथरेस ने, कैसे वो फ्लो में कह देता है ना कि भाई सडनली, और फ्लो में जो है वो उसे कह दिया, तो फिर स्कूल जाया करो ना। तो साहिब ने जवाब दिया कि भाई हमारे एरिया में कोई स्कूल ही नहीं है। तो ऑथरेस ने और मजाक में, कैसे हंसते हुए जो है वो मजाक में कह दिया कि भाई अगर मैं स्कूल बनाऊं तो तुम आओगे? ऑथरेस ने उस साहिब को हंसते हुए कह दिया कि मैं स्कूल बनाऊं तो तुम आओगे? तो साहिब ने जवाब दिया कि हाँ भाई बिल्कुल आऊंगा, आप स्कूल बनाओ। और इस बात को जो है वो कुछ 5-6 दिन बीत गए। ऑथरेस कहीं जा रहे थे और साहिब सामने से इसके पास आया, सामने से इनके पास आया और इनसे पूछने लगा कि आपका स्कूल तैयार हो गया? भाई मुझे आना है, आपका स्कूल तैयार हो गया? अब सोचो उस ऑथरेस को कितनी शर्म आई होगी कि भाई मैंने तो शायद मजाक में कहा था इनसे, और इसने जो है वो इतना सच समझ लिया है इसे। ठीक है ना, अब उसे क्या जवाब दे? उसने जो है, ऑथरेस ने फिलहाल बात को टाल दिया कि भाई ऐसी चीज़ें बनने में टाइम लगता है लेकिन बनेगा। ठीक है ना भाई, स्कूल वगैरह बनने में टाइम लगता है, चिंता मत करो, लेकिन बनेगा। ऐसे जो है वो उसकी बात को टाल दिया गया। और मनी मन ऑथराइज भी शायद ये सोचने लगे कि भाई देखो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको स्कूल जाने की इच्छा है, उनको जो है वो मज़ा आता है कि चलो स्कूल जाना मिले, लेकिन उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके आसपास ऐसा स्कूल नहीं है या ऐसी चीज़ें नहीं है कि जहाँ पर वो जाकर पढ़ाई कर सकें। ठीक है ना, इसलिए उनको ऐसा काम करना पड़ता है। अब ऑथराइज साहेब और उनके कुछ दोस्तों के साथ अक्सर मिलती रहती, भाई जान पहचान हो गई, जिनमें से ऑथराइज ने कितनी बार जो है वो नोटिस किया कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पैर में चप्पल तक नहीं है। कुछ पहनते थे चप्पल या कुछ पुराने शूज़, लेकिन कितने बच्चों के पैरों में तो चप्पल भी नहीं है, ऐसा उन्होंने नोटिस किया।
तो एक बार उन्होंने किसी से पूछा, जो पूरे दोस्तों की टोली थी जैसे साहिब और उसके दोस्त, तो ऑथरेस ने उनसे पूछा कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो किसी एक ने जवाब दिया कि भाई मम्मी ने जो है वो चप्पल ऊपर शेल्फ पे रख दी है, मम्मी ने ऊपर शेल्फ पे रख दी है चप्पल। तो किसी और ने जो है वो उसकी बात काटते हुए कहा कि भाई अगर इसे चप्पल मिल भी जाती ना तो भी ये उतार के फेंक देता, कहीं ना कहीं गुम कर देता है ये। तो सोचो, घर में जो है वो ऐसी सिचुएशन कि शायद जो है वो चप्पल एक ही हो, और जहाँ पर मम्मी को जो है वो पता हो कि भाई ये बच्चा बाहर कहीं कचरा ढूंढने जाएगा और कुछ काम करने जाएगा तो चप्पल गुम कर देगा, और इसी वजह से वो चप्पल शायद जो है वो घर के ऊपर शेल्फ पे रख दी है मम्मी ने कि कुछ ज़रूरी काम होगा तो चप्पल पहनेंगे, नहीं तो ऐसे ही काम पे जाओ। देखो ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ पर कि भाई उन्हें ऐसे ही भेज दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम बिना चप्पल के जो है वो भले काम करो। तो जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पर ऑथर्स भी जो है वो अपनी एक कहानी एक याद करते हैं, अपनी एक पुरानी बात याद करते हैं कि कहीं पर वो जो है वो उडीपी उडीपी नाम का प्लेस है इंडिया में, भाई वहाँ पर वो एक बार गए थे, ये ऑथर्स एक बार वहाँ जाने का मौका मिला था कि जहाँ पर एक छोटी सी वो स्टोरी कंपेयर करने के लिए कहते हैं कि जहाँ पर उन्होंने एक ओल्ड टेम्पल पुराना मंदिर देखा था, जिस मंदिर के अंदर जो है वो एक प्रेस्ट एक पंडित बैठता था, और उस पंडित का बेटा अक्सर उस मंदिर में काफ़ी देर बैठा रहता और ये प्रेयर करता कि भाई मुझे जो है वो शूज़ मिल जाए। बराबर। कुछ सालों बाद फिर से जो है वो ऑथरस को वहीं ओडीपी में जाने का मौका मिला, और उन्होंने देखा कि हाँ भाई वहाँ का पूरा माहौल अब चेंज हो चुका है, कि वो पंडित तो उसके बेटे अब सब चीज़ें जो है वो वहाँ पर ठीक है। और तब इस बात को याद करते हुए वो खाली कंपेयर करते हैं कि एक वो है कि जहाँ पर पंडित और उनके बेटों को जो है वो अब अच्छी तरह से शूज़ मिल जाते हैं कि भाई काम करने के लिए, कुछ कहीं जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए जो है वो शूज़ मिल जाते हैं, भाई उनकी शायद भगवान सुन लेता है। लेकिन आज भी ये साहिब जैसे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे जो है वो बच्चे हैं, रैग पिकर्स हैं, कचरा उठाने वाले हैं, जिन्हें आज भी जो है वो बेयर फुट मतलब नंगे पैर जो है वो जाना पड़ता है। बरोबर ना? ये स्टोरी सिर्फ छोटी सी स्टोरी सिर्फ यही समझाने के लिए वो कह रहे हैं कि भाई कितने बच्चों की इच्छा शायद भगवान सुन लेता है, लेकिन कितने लोगों की वो नहीं सुनता। आज भी उन बच्चों को जो है वो ऐसे ही भटकना पड़ता है। और ये साहिब के बारे में जो ऑथर्स कहते हैं ना, ये रियल बात है। वो कहते हैं कि भाई दिल्ली के आउटस्कर्ट में, मतलब कैसे सिटी के बाहर सीमापुरी नाम का इलाका है, दिल्ली के पास में ही सीमापुरी नाम का इलाका है, जहाँ जिस इलाके में जो है वो ऐसे ही बच्चे रहते हैं, साहेब और उसके जैसे बच्चे वहाँ पर रहते हैं। कहते हैं ये इलाका तब बना था जब 1971 में बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था ना, तब उस वक्त बांग्लादेश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, और उसकी वजह से जो है वो कितने सारे परिवार वहाँ से यहाँ पर आ गए थे कि बांग्लादेश में उनके घर वगैरह जला दिए गए थे, बहुत तकलीफें हुई थी उनको। और कितने सारे परिवार वो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में चले आए थे कि इंडिया में उनको आसरा मिलेगा, यहाँ की सरकार उन्हें संभालेगी। बरोबर। ऐसे जो है वो यहाँ पर चले आए थे, आज भी है वहाँ पर। और वो सब चले आए थे दिल्ली के पास एक इलाके में जिसको नाम दिया गया सीमापुरी। ये साहिब और उसकी फैमिली समझो वहीं बांग्लादेश से आई हुई फैमिली है। ठीक है। और एक दो नहीं, उस एरिया में साहिब जैसे 10,000 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं, साहिब जैसे 10,000 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं, और जिनका काम ही यही है कि ये कचरा उठाना या इस तरह का काम करना। 10,000 से ज़्यादा बच्चे। बराबर, ये छोटा नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ा नंबर है सिर्फ एक एरिया का। और गवर्नमेंट इनके लिए क्या करती है? शायद कुछ भी नहीं। बरोबर ना? शायद कुछ भी नहीं या ना के बरोबर हेल्प देती है। आज भी प्रेजेंट टाइम में भी, ये तो चलो बुक में स्टोरीज लिखी हुई है या ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में भी वहाँ पर जो है वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको उनका पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं है। राशन कार्ड में नाम होना, आधार कार्ड होना, वोटिंग कार्ड होना जिससे वो वोट दे सकें, कुछ भी नहीं। मतलब आज भी वो लोग रेफ्यूजी की तरह रहते हैं। ठीक है ना? कुछ लोगों ने बनवा लिए हैं अपने ये आधार कार्ड और वगैरह सब कुछ, लेकिन कितने सारे लोग हैं जिनको एक आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं है कि वो इंडियन है या नहीं, उसके ऊपर भी डाउट होता है आज। ठीक है। और इन लोगों को कोई चीज़ की परवाह नहीं होती। साहेब और उनकी फैमिली ये कहती है कि उनको खाली दिन में 2 या 3 वक्त का खाना मिल जाए ना, वो इनके लिए इनफ है, इनको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए और कोई वो झंझट में पड़ते ही नहीं है। बरोबर। इन्होंने वहीं अपने एरिया में छोटी छोटी झूपड़पट्टी बनाकर जो है वो रहना सीख लिया है, और वहीं पर ही जो है वो रहते हैं ये, है कि नहीं? देखो ऐसे भी है ना बच्चे ये,
कि जिनको खाली दिन का खाना चाहिए और कुछ भी नहीं, और इसके लिए जो है वो रैग पिकिंग का काम करते हैं, कचरे का उठाने का काम करते हैं। और ये काम के बारे में अगर कहा जाए ना, इस काम के बारे में कहा जाए, तो जो बच्चे बचपन से ही इस काम में लगे हुए हैं ना, तो वो जो है वो इस काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब ये जो कचरे का मैदान है ना, वो उनके लिए गोल्ड माइन की तरह है, गोल्ड सोने की तरह है। गोल्ड माइन होती है ना, सोने की खदान कहते हैं गोल्ड माइन। उस गोल्ड माइन में कैसा होता है पता है, लिटरली वहां पर कैसा होता है कि भाई पता चलता है चलो कि भाई इस जमीन में जो है वो नीचे सोना है। तो पहले के टाइम में, अब तो मशीनें आ चुकी हैं, पहले के टाइम में जो है वो लोग फिर उस जमीन को खोदना शुरू करते थे कि भाई नीचे सोना मिलेगा हमें, बराबर ना, गोल्ड मिलेगा वहां पर, तो जमीन में खोदना शुरू कर दे। अब कहाँ गोल्ड मिलेगा इसका कोई लिमिट नहीं थी, कुछ पता नहीं था, तो जमीन को खोदते ही जाते, बिना कोई जो है वो रुके, बस वो काम करते जाते कि कहीं ना कहीं तो सोना मिलेगा ना उन्हें। इस तरह से वो गोल्ड माइंस में काम करते थे। और यहाँ पर साहेब जैसे बच्चे वो कचरे के ढेर में ये काम करते हैं, वो पूरा दिन कचरे में बैठे रहते हैं कि भाई जो है वो बस मेहनत करते रहो, ढूंढते रहो कचरे में, कहीं ना कहीं तो एक ऐसी चीज मिल जाएगी कि जिसे बेचकर इनका पूरे दिन का खर्चा निकल जाएगा, बरोबर ना। जैसे सोने की खदान में कहीं ना कहीं तो सोना मिल ही जाएगा, वैसे ये कहीं ना कहीं तो अच्छा कचरा मिल ही जाएगा, ऐसे वो काम करते थे। तो हम खाली इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी कंडीशन कैसी होती होगी। सही बात है ना ये। और साहेब ऑथरेस को कहता था कि कभी कभार उसे इस कचरे के ढेर में जो है वो 1 रुपया या कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था, बरोबर ना। जो पता है चैप्टर का नाम भी इसलिए ये दिया हुआ है, सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, कि कभी कभार उन्हें इस कचरे में जो है वो क्या कहते हैं रियल पैसे भी मिल जाते थे। इसलिए तो ये कचरा उनके लिए सोने की तरह था ना, गोल्ड की तरह था, और वो पैसे मिल जाते जिससे जो है वो उनका दिन बन जाता। इसलिए वो पूरे दिन उस कचरे में लगे रहते भाई कहीं ना कुछ तो मिल जाए ना हमें, है कि नहीं। देखो ऐसी थी जो है वो इनकी जिंदगी, बराबर ना। और एक बार ये ऑथराइज कहते हैं कि एक बार उन्होंने जो है वो साहेब को देखा था कि भाई वहीं पर ही एक टेनिस कोर्ट था। टेनिस कोर्ट होता है ना भाई, चिल्ड्रन जो है वो अंदर टेनिस खेलते हैं, और बाहर क्या कहते हैं उसकी बॉर्डर पर पूरी जाली लगी हुई होती है, पूरी जाली लगी हुई होती है, और साहेब उस जाली के बाहर खड़ा था, टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा था, और वो उस टेनिस को देख रहा था, उनको खेलते हुए देख रहा था। अब शायद साहिब को जो है वो अंदाजा भी नहीं होगा कि भाई ये खेल कौन सा है या कैसे खेला जाता है, लेकिन ऑथरेस वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो साहिब ने कहा कि भाई मुझे ये खेल देखना बहुत पसंद है, बराबर। लेकिन सही बात थी कि वो अंदर कैसे जाए, अंदर कैसे जाए, वहां जाना तो जो है वो मुश्किल था। और साहिब जो है वो अपनी इच्छा बताता कि भाई मुझे भी जो है वो ऐसे शूज़ चाहिए जैसे वो टेनिस प्लेयर पहनते हैं ना, भाई वैसे जो है वो शूज़ चाहिए। और एक दिन, कुछ दिनों बाद ही जो है वो एक दिन ऑथरेस ने देखा कि साहिब सच में वहीं पर ही खड़ा था, और आज उसके पैरों में शूज़ थे, उसके पैरों में वही शूज़ थे। और वो शूज़ पहने हुए एक्चुअली तो साहिब अजीब सा लग रहा था कि भाई ऊपर जो है वो फटी पुरानी शर्ट थी, सही तरह से इन शर्ट की हुई नहीं, नीचे जो है वो हाफ पैंट पहनी हुई थी उसने, और उसके नीचे जो है वो शूज़ पहने हुए थे। और कैसे भाई फेस भी जो है वो सही तरह से धोया हुआ नहीं, बाल बिखरे हुए, इस तरह का जो है वो साहिब का जो पूरा अपीरियंस लग रहा था। और नीचे शूज़ पहने हुए वो अजीब से लग रहे थे उसके ऊपर, और शूज़ भी ठीक नहीं थे। शूज़ थे कि जिसमें एक शूज़ का जो है वो आगे का अंगूठा फटा हुआ, कहते हैं ना अंगूठा शूज़ के बाहर निकल आता है, तो भाई आगे से जो है वो थोड़ा सा फटा हुआ शूज़ था। ये साहब को कहाँ से मिला, ऑथरेस ने पूछा, तो उसने कहा कि भाई अंदर जो टेनिस प्लेयर है ना, जो दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं में से एक ने दिया। तो अब ये भी कंपैरिजन ऑथराइज करते हैं, वो कहते हैं कि देखो वहाँ पर जो टेनिस खेलते हुए बच्चे हैं, उनमें से ये ऐसे भी बच्चे हैं जो लोग इन शूज़ को कभी भी पहनना नहीं चाहेंगे कि भाई फटा हुआ शूज़ है हम क्यों पहने, है ना। हम लोग अक्सर यही कि भाई ये शूज़ तो फट गया अब क्यों पहने हम लोग, और उसे फेंक देते हैं। लेकिन वही फेंका हुआ जूता साहेब के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। साहेब ने आज जो शूज़ पहने थे ना, भले फटे हुए थे, उसे उसकी परवाह नहीं थी, उसने शूज़ पहने थे, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। जैसे उसका बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया, साहेब को ऐसे लग रहा था। और वो शूज़ पहनकर बहुत बहुत खुश था। लेकिन क्या कह सकते हैं कि उसकी लिमिट यहीं तक ही थी ना, कि भाई किसी के दिए हुए ऐसे फटे जो है वो शूज़ पहनना, कभी वो अंदर जाकर उनकी तरह टेनिस खेल सके, ऐसी पॉसिबिलिटी उसमें बहुत कम थी, बराबर ना, बहुत कम थी उसकी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये ऑथर्स कहते हैं, ये अलग अलग इंसिडेंट दिए हुए हैं जिसमें वो सिचुएशन बताते हैं कि देखो हमारे यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं कि जहाँ पर उनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन वगैरह कुछ भी नहीं, और उन्हें ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। एक दिन ऑथरेस आखिरी में कहते हैं कि भाई वो साहेब से मिले,
अब उन्होंने साहिब को देखा ना आज, तो वो क्या कर रहा था कि कोई मिल्क बूथ पर खड़ा था, कोई दूध की दुकान या चाय की लारी या कहते हैं चाय की दुकान होती है वो, वहां पर वो खड़ा था और उसके हाथ में जो है वो टी कैनिस्टर था, वो चाय की केटली कहते हैं ना भाई, वो था उसके हाथ में। और ऑथरेस ने जो है वो सडनली उनसे पूछा कि ये सब क्या है। तब उस साहिब ने जवाब दिया कि भाई मेरी जो है वो जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है। उसने कहा कि अब मैं यहाँ पर चाय की दुकान पर काम करता हूँ, भाई मुझे महीने की 800 रुपये की सैलरी मिलती है और जो है वो दिन भर का खाना भी मिल जाता है मुझे। 800 रुपये की सैलरी और दिन भर का खाना। तो अब सोचो, मतलब साहिब के घर में भी जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के हिसाब से कहते हैं ना भाई, घर वाले भी कितनी बार टॉर्चर करते होंगे उसे कि भाई पूरा दिन कचरा उठाने का काम, इससे अच्छा कहीं कुछ दूसरा काम कर ले या कुछ। तो छोटी एज में ही, अभी तो ये उसकी पढ़ाई की एज है, जहाँ पर उसे एक काम कचरा उठाने का काम छोड़कर अब यहाँ पर नौकरी पे लगना पड़ा। चलो ठीक है, नौकरी पर लगा, अब उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, दिन भर का खाना और पैसे उसे मिल रहे हैं, उसे और क्या चाहिए, वो तो इसी चीज़ का इंतजार करते थे ना सब। लेकिन जब साहब ने ऑथराइज को ये कहा ना कि अब मेरी यहाँ पर नौकरी लग गई है, 800 रुपये की पगार भी मिलती है, तो ऑथराइज ने उससे ऑन द स्पॉट एक ही सवाल पूछा, तुम खुश हो? ऑथराइज ने एक ही सवाल पूछा, आर यू हैप्पी, भाई तुम खुश हो? अब इसका जवाब वो साहब क्या दे। अब साहब का फेस दिखाई दे रहा था कि जैसे पहले उसका फेस था ना, भले वो कचरा उठाता था लेकिन उसके चेहरे पर एक ग्लो था, एक चमक थी, एक जोश था कि भाई मैं भले कुछ भी काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। अब वो यहाँ पर जॉब कर रहा है, उसे पैसे मिल रहे हैं, खाना मिल रहे हैं, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो जोश नहीं है, अब उसके चेहरे पर वो ग्लो नहीं आ रहा है जो ग्लो उसके चेहरे पर पहले था। अब उसका, वो कह सकते हैं ना कि पहले वो कचरे की बोरी उठाता था ना, इतनी बारीक कचरे की बोरी कंधे पर उठाता था, तो भी वो मजे से जो है वो दौड़ता हुआ जाता था। आज आज छोटा सा खाली कैनिस्टर हाथ में है, उस साहेब के हाथ में छोटा सा कैनिस्टर, खाली चाय की किटली है, फिर भी ऐसे लग रहा था कि उसके कंधे झुके हुए हैं, जैसे वजन से झुक गए हो उसके कंधे। अब एक किटली भी उसे भारी लग रही थी, बरोबर ना। उसने, साहेब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि वो खुश है या नहीं, वो बस वहां से चल गया। और ऑथरेस ने उसका चेहरे से जो है वो पहचान लिया कि अब साहेब वो अपनी ज़िंदगी का साहेब नहीं है। अपनी ज़िंदगी का साहेब नहीं है मतलब कि अब वो खुद का मालिक नहीं है, अब वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, किसी के अंडर में काम कर रहा है, किसी के जो है वो अब वो नौकर बन चुका है। तो इसलिए जो पहले जैसी आज़ादी थी ना, अब वो आज़ादी उसके अंदर नहीं है, कि अब मजबूरी में जो है वो उसे काम करना पड़ता है वहाँ पर। अब जैसे हमने ये पहली स्टोरी देखी ना, सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, वैसे ही एक दूसरी स्टोरी भी दी गई है जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये जो स्टोरी है ना, वो मुकेश नाम के एक लड़के की है। मुकेश, जो ऑथरेस को कहता है कि भाई मुझे कार मैकेनिक बनना है, कार मैकेनिक बनना है। तो ऑथरेस उनसे पूछती है कि भाई तुम्हें कार चलाना आता है? तब मुकेश कहता है आता नहीं है लेकिन मैं सीख लूंगा। छोटी एज ही थी ना उसकी, वो कहता था कि भाई मैं सीख लूंगा। ये जो मुकेश की कहानी है ना, ये स्टोरी दिल्ली के फिरोजाबाद नाम के एरिया की है। फिरोजाबाद, अगर ये एरिया के बारे में आपको जानना हो ना, तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। और इवन इवन कोई दिल्ली में जाता हो या वहाँ रहता हो, तो वहाँ पर भी रियली आप चेक कर सकते हो कि फिरोजाबाद एरिया वो हमारे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बेंगल इंडस्ट्री कहते हैं। बेंगल, जो चूड़ियाँ बनाते हैं ना, ग्लास बेंगल्स, कांच की चूड़ियाँ जहाँ पर बनाई जाती है, वो एरिया है वहाँ पर। फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा, इंडिया की सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल ग्लास बैंगल्स वहाँ पर बनती है, और पूरे इंडिया में जो है वो ये पास होती है। मतलब पूरे इंडिया में वहाँ की बैंगल्स जाती है ये, हमारे यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर भी वहाँ से बैंगल्स आती है कितनी सारी। और ये जो एरिया है ना, वो दिल्ली का कोई अच्छा और इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। वहाँ पर जो बैंगल इंडस्ट्रीज चलती है वो लोगों के घर में चलती है, लोगों के घर में, और घर भी कोई बड़े नहीं, स्लम एरियाज हैं वो। फिरोजाबाद दिल्ली का स्लम एरिया जैसा है, झूपड़पट्टी जैसा घर, मतलब छोटे छोटे घर ही बने हुए हैं एक एक कमरे के जैसे। और वहाँ उसी घर के अंदर जो है वो इनकी इंडस्ट्रीज चलती है, बेंगल बनाने की, ग्लास बेंगल्स बनाने की फर्नेसेस चलती है, बरोबर ना, भट्टी चलती है वहाँ पर। तो आप खाली इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पर भी इमेजिनेशन आपके चैप्टर में ना मुकेश की फैमिली की दी गई है। मुकेश की फैमिली के जहाँ पर जो है वो इनकी फैमिली में कुछ जो जो लोग रहते हैं ना, एक मुकेश है, एक मुकेश के फादर हैं, मुकेश की ग्रैंड मदर है, मुकेश के एल्डर ब्रदर और उनके एल्डर ब्रदर की वाइफ, 5 लोग एक ही घर में एक कमरे में रहते हैं, जहाँ पे उनके घर की सिचुएशन हमें समझाई गई है।
कि इनके घर के एक कॉर्नर पर मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ जो है वो वहाँ पर खाना बना रही है। घर के एक ही कोने में छोटा सा चूल्हा रखा हुआ है, वहाँ पर वो खाना बना रही है। और वहीं घर के दूसरे कोने में फर्नेसेस हैं, भट्टी है, जहाँ जिस भट्टी में जो है वो घर के जो मेंस हैं, जो लोग हैं, वो वहाँ पर बैंगल्स बनाते हैं। घर के अंदर ही काम चल रहा है वहाँ पर। आप इमेजिन खाली कर सकते हो। और ऐसी सिचुएशन में भी जो है उनको अपने सभी रीति रिवाज पालना, सभी जो है वो चीज़ें कंप्लीट करना, ये सब होता है। अब जैसे कि ये है कि भाई मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ वहाँ पर खाना बना रहे थे एक कोने में, तभी सडनली जो है वो मुकेश के फादर वहाँ पर आए। अब मुकेश के फादर वहाँ पर आए और मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ ने जो है वो अपना घूंघट ओढ़ लिया। भाई बड़ों के सामने सिर पे घूंघट रखते हैं ना, वहाँ पर घूंघट रख लिया और थोड़ा सा मुड़कर वहाँ पर खाना बनाने लगे। और दूसरे कॉर्नर में मुकेश के फादर वहाँ पर आए और वो मुकेश के एल्डर ब्रदर के साथ वहाँ पर उन्होंने भट्टी ऑन कर दी, फर्नेस ऑन कर दी। अब एक घर में एक कोने में भट्टी चल रही है, भट्टी मतलब भी जहाँ पर कांच को गर्म किया जाता है, मोड़कर शेप दिया जाता है। इतनी गर्मी, इतना धुआं, इतना स्मोक, इतना जो है वो उस आग का रेडिएशन जिसकी लिमिट नहीं। भट्टी कारखाना चल रहा है एक ही घर में, तो आप इमेजिन कर सकते हो। एक वहां पे धुआं, घर के दूसरे कोने में खाना बन रहा है, उसका भी धुआं। अब एक ही घर में जो है वो सामान भी तो होगा ना, उसी घर में सामान वगैरह भी तो सभी होगा ना, बरोबर ना। तो हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि उस एक छोटे से रूम की क्या हालत होती होगी। ऐसे घर में जो है वो उनको रहना पड़ता है। और फिरोजाबाद ऐसा एरिया है कि जहाँ पर करीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं। मतलब फिरोजाबाद में अगर हम कभी जाए ना, तो हर एक घर छोड़कर एक घर में ऐसी फर्नेसेस लगी हुई है, भट्टी लगी हुई है, जहाँ पर ऊपर से जो है वो कंटिन्यूसली धुआं निकलता रहता है उनके घरों में से। जहाँ पे जनरली अगर देखें ना तो ये इलीगल वर्क होता है कि ऐसे भट्टी के पास में कोई बच्चों को नहीं रखना चाहिए। पता है ना, ऐसे हजार्डस वर्क इसे कहते हैं। और इनके पास में कोई भी बच्चों को जाना नहीं चाहिए। लेकिन जिनके घर में ही ये काम चलता हो तो ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे। अब घर में ही ये भट्टी चलती हो तो बच्चे बाहर जाकर तो नहीं रहेंगे ना, रहना तो उनको घर में ही है ना। तो सोचो कितना डेंजरस वर्क होता है उनका। और ऐसे करीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चे इस एरिया में रहते हैं ऐसी ही सिचुएशन में। तो सोचो ये सिचुएशन उनके लिए कितनी अजीब होती होगी, है ना। हमारे इंडिया में ऐसे भी बच्चे हैं ना जो ऐसी जगह पर रहते हैं। जहाँ पर मुकेश के फादर के बारे में वो ऐसा कहते हैं कि उनके फादर की कंडीशन ऐसी कि वो पहले टेलरिंग वर्क करते थे, कपड़ा सीने का टेलरिंग वर्क वो करते थे। वहाँ पे सही नहीं लगा तो उन्होंने अपने ही घर में ये फर्नेस शुरू कर दी, भट्टी तैयार कर दी। अब वहाँ पर मुकेश के फादर जो है वो अपनी ऑलमोस्ट एज वो यही काम करते रहे। जहाँ पर मुकेश के फादर ने उनको उनके फादर ने जो है वो उनको सिखाया था। मतलब मुकेश के ग्रैंडफादर ने मुकेश के फादर को सिखाया था ये भट्टी कैसे चलाते हैं, बैंगल्स कैसे बनाते हैं, बरोबर। अब मुकेश के फादर वो मुकेश के एल्डर ब्रदर को ये सिखा रहे हैं, उनके बड़े भाई को भी सिखा रहे हैं। मतलब घर में जो भी मर्द होता है ना भाई, उन्हें यही काम करना है, ऐसे उन्हें सिखाया जाता है। और इस काम में फ़ायदा नहीं है। जो पूरी उम्र जो है वो ये काम करते हैं, उसके बावजूद वो घर की हालत तक ठीक नहीं करवा पाते, कि बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती। एक ही रूम में जो है वो सब कामकाज चलता है कि भाई वो अपनी फर्नेस या अपने जो है वो भट्टी अलग करें, दूसरा रूम ले सकें, ऐसी कंडीशन भी उनकी नहीं होती। और इस भट्टी से नुकसान कितने, ऐसे में जो है वो उनकी आई साइड में प्रॉब्लम होती है। फिरोजाबाद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको इस ऐसी भट्टी में, ऐसी कांच की इंडस्ट्री में घर में ही काम करते करते उनकी आंखें चली गई हैं, वो ब्लाइंड हो गए हैं। मुकेश के ग्रैंड मदर खुद कहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर, मतलब मुकेश के ग्रैंडफादर इसी तरह से अंधे हो गए थे। अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो अंधे हो चुके थे ऐसे ही भट्टी में काम करते करते। और मुकेश के ग्रैंड मदर से जब ये बात की जाए ना तो वो यही कहते हैं कि भाई ये तो सब कर्म है, भाई हमारे कर्म है, हमारे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ है, इसकी वजह से हमें जो है वो यहीं रहना पड़ेगा। सोचो वो लोग कुछ कर नहीं पाते तो भाई अपने कर्म के ऊपर जो है वो डिपेंड हो जाते हैं कि ठीक है नसीब है हमारा, हम लोगों को यहीं रहना है। मुकेश के फादर को भी यही प्रॉब्लम हो रही है, उनकी आई साइट, उनकी आंखें भी अब धुंधली होती जा रही है, उन्हें तकलीफ आती जा रही है। इसलिए वो मुकेश के बड़े भाई को अब ये काम सिखा रहे हैं कि शायद मेरे बाद वो ये काम संभालेगा, बरोबर ना। उनको आंखों की तकलीफ होती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, पूरा दिन धुआं में रहना तो लंग्स की प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम उन्हें हो जाती है, बरोबर ना। स्किन प्रॉब्लम, पूरे दिन गर्मी में रहना वहाँ पर,
भट्ठी चल रही है, धुआं निकल रहा है, वहाँ पे खाना बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में गर्मी में रहना तो स्किन प्रॉब्लम्स भी उन्हें होती है, लेकिन इन सब के बावजूद वो वहाँ पर काम में लगे रहते हैं। और घर में जो भी जो है वो मर्द हो, उन्हें यही काम सिखाते रहते हैं। अब जैसे मुकेश के फादर मुकेश के बड़े भाई को ये सब सिखा रहे हैं, अब आगे क्या मुकेश भी यही चीज़ सीखेगा, उसकी लाइफ भी यही। तो ऐसे में मुकेश की जो है वो अलग इच्छा होती है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि भाई मुझे जो है वो ऐसी फैमिली में, मतलब ऐसी कंडीशन में नहीं रहना है, मुझे ये बेंगल का वर्क नहीं करना है, भाई मुझे कार चलाना सीखनी है, मुझे अलग काम सीखना है वहाँ पर। बरोबर ना? एक ऐसा होता है ना कि भाई उस फैमिली में एक पर्सन ऐसा है जो कहता है कि नहीं, अब मुझे अलग काम करना है और इस फैमिली को सुधारना है मुझे। मुकेश शायद जो है वो ऐसा सोचता था। वहीं एक छोटी सी बात तो दूसरी भी स्टोरी में दी गई है कि उसी एरिया में कोई शायद सविता नाम की लड़की रहती है, कि जिसके घर में भी यही सिचुएशन। सविता जो है वो बैंगल बनाने का काम करती है, उसे शायद घर के दूसरे काम नहीं आते, उसे पढ़ाई लिखाई नहीं आती, एजुकेशन उसकी कुछ भी नहीं हुई, लेकिन बैंगल कैसे बनाना है वो वर्क उसे अच्छी तरह से आता है। और घर के ऑलमोस्ट हर एक पर्सन को जो है वो इस काम में जोड़ दिया गया है। भाई जनरेशन टू जनरेशन उनके फैमिली में यही काम चलता आ रहा है। इसके बावजूद उस सविता के ग्रैंड मदर को, उनकी दादी को जब पूछा जाता है ना, इसके बारे में बात की जाती है, तब उनके दादी ये कहते हैं कि भाई हमने जिंदगी भर, भाई पूरी जिंदगी एक शेर भर खाना भी नहीं खाया है। शेर भर मतलब यहाँ पर शेर भर का मतलब होता है कि एक वक्त का पूरा खाना भी उन्हें नहीं मिला है। सविता के ग्रैंड मदर ऐसे कहते हैं कि भाई उन्होंने पूरी ज़िंदगी भले यहाँ पर काम किया है, लेकिन पूरी ज़िंदगी में एक वक्त का भरपेट खाना उन्होंने शायद नहीं खाया होगा। तो आप सोचो कैसी ज़िंदगी उनकी रही होगी। बराबर ना? और ऐसे में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ भी नहीं, सब बच्चों को जो है वो कंपलसरी ऐसे में ही काम करना पड़ता था। तब एक बार ऑथरेस उन लोगों से बात भी की, ऑथरेस ने उन लोगों से बात की कि आप सब पूरे एरिया में सब लोग यही काम कर रहे हो, तो आप जो है वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर क्यों नहीं बनाते? कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब सब मिलकर काम करो, एक छोटी सी फैक्ट्री तैयार करो जहाँ पर सब लोग मिलकर काम करें, तो घर में भी जो है वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी और सब एक साथ काम करेंगे तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। भाई एक कोऑपरेटिव सेक्टर बनाओ ना, सब लोग मिलकर काम करो ना, उन्होंने ऐसे समझाया। तब वहाँ के लोगों ने ये कहा कि उन्होंने कोशिश की है कोऑपरेटिव सेक्टर बनाने की, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उन्हें सपोर्ट नहीं देती। भाई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देती। गवर्नमेंट ऐसे लोगों को, जो फिरोजाबाद में रहने वाले लोग हैं, जो ये वर्किंग करते हैं, वो ऐसे लोगों को चोर की तरह समझती हैं। वो कहती हैं कि भाई ज़रूर अगर ये कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं ना, जब पुलिस से बात की जाए कि भाई हमें जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर बनाना है या ऐसा काम करना है, तो पुलिस और वहाँ के लोग जो है वो इन्हें गलत समझते कि ज़रूर कोई इलीगल काम करना चाहते हैं, और उल्टा इन्हें मारते। ये जब मदद मांगने के लिए जाते तो उल्टा इन्हें मारते थे। और सही बात है, इतने ही जो है वो ज़िंदगी भर बैंगल्स बनाने की वर्किंग करना, फिर भी इन्हें प्रॉफिट ना मिले। इनका भी जो है वो रीज़न है, भाई वहाँ के रहने वाले शाहूकार्स, या कहो कि जो मिडल मैन होते हैं ना, ब्रोकर्स जिसे कहते हैं, दलाल कहते हैं, वो ब्रोकर्स, वो इनसे बैंगल्स एकदम लो प्राइस में लेते हैं और पूरी इंडिया में बाहर हाई प्राइस में बेचते हैं। वही बैंगल्स जो आपके आसपास जो है वो कितनी बार एकदम महंगी महंगी बैंगल्स मिलती है, वो यहीं से ही फिरोजाबाद से ही आई हुई होती है। और वहाँ पर उन लोगों को बिल्कुल भी प्राइस नहीं मिलता, ना के बरोबर। तभी तो पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है और वो अपना एक कमरा बढ़ा नहीं पाते, ऐसी कंडीशन उनकी हो जाती है। और सही बात है, जहाँ पर ये ऑथराइज कहते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन तो देखो कि जहाँ पर जो है वो ये पॉलिटिशियंस होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, बड़े बड़े मंत्री या जो कुछ भी होते हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो रियल हेल्प की ज़रूर है, इनको हेल्प कहाँ मिली और कब मिली? नहीं मिली ना। इन लोगों को तो हेल्प मिलती ही नहीं है ना, तो ये लोग कहाँ जाए फिर? उन लोगों को मजबूरी से ज़िंदगी भर वहीं काम करना पड़ता है, और हर जनरेशन टू जनरेशन ये काम चलता है। लेकिन ऐसे जनरेशन में मुकेश जैसा एक लड़का आता है, फैमिली में मुकेश जैसा एक लड़का आता है जो कहता है कि भाई मुझे ऐसे बैंगल का वर्क नहीं करना है, मुझे कार मैकेनिक बनना है। बरोबर, स्टोरी में इनडायरेक्टली ऑथर्स यही कहना चाहते हैं कि उन बच्चों का बचपन बीत गया है, लेकिन फिर भी मुकेश जैसे लड़के में जो है वो ऐसा जोश है, भले पढ़ाई लिखाई नहीं हुई लेकिन मुझे कार मैकेनिक बनना है। उसके एरिया में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि जहाँ पे वो सीख सके, उसे शायद बहुत दूर जाना पड़ता, और वो भी तैयार था कि भले मुझे जो है वो दूर जाना पड़े ना, मैं वहाँ जाकर भी सीखूंगा, लेकिन ये वर्क सीखूंगा और अपने लिए कुछ करूँगा।
तब ऑथरस उन्हें कहते भी हैं कि भाई कार ही चलानी है कि कभी प्लेन भी चलाना है, बरोबर ना। ऑथरस उन्हें कहते हैं कि भाई कभी प्लेन चलाना भी सीखोगे, तो वो मुकेश मना कर देता है कि नहीं। यहाँ पर भी उस साहिब की तरह, जो पहली स्टोरी में देखा साहिब की तरह, मुकेश भी जो है वो शायद अपनी लिमिट जानता है। साहिब को भी पता है वो टेनिस कोर्ट के बाहर जो है वो शूज मिल चुके थे, वो उसमें खुश था, लेकिन अंदर जाकर वो कभी खुद टेनिस खेल पाए, कोई एक रिस्पेक्टेड जो है वो उसे लाइफ मिल पाए, ये बहुत मुश्किल था उसके लिए। उसी तरह से मुकेश भी वो कार मैकेनिक बनना चाहता था, कार चलाना चाहता था, लेकिन जो है वो प्लेन चलाना, ये शायद उसकी लिमिट के बाहर था, ये खुद भी समझता था। इसलिए उसने जो है वो ऑथरस को सीधे मना कर दिया कि नहीं, मुझे प्लेन नहीं चलाना है, मुझे सिर्फ कार मैकेनिक बनना है, बरोबर। उन्होंने शायद प्लेन को दूर से देखा होगा, काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन वहाँ जाने की उनकी इच्छा नहीं है, पर उसे सिर्फ एक कार मैकेनिक बनना है और अपनी जो जनरेशन टू जनरेशन वर्क चलता आ रहा है ना बेंगल का, उससे दूर होना है, बरोबर ना। तो देखो ये दो स्टोरीज दी गई थी लॉस्ट स्प्रिंग की, दोनों कहानियों का मेन मोटिव यही है, दो अलग अलग जगहों के बारे में, दो अलग अलग स्टोरीज के बारे में समझाया, लेकिन इनका मेन मोटिव यही था कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको पूरा एजुकेशन नहीं मिलता, जिनका बचपन जो है वो गुम हो जाता है, खराब हो जाता है अपने कामों में, ऐसे कामों में, बरोबर ना। इसलिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑथर्स हमें यही कहते हैं कि अगर कभी ज़िंदगी भर में हमें मौका मिले ना, तो हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि सरकार या पॉलिटिशियंस या ऐसे लोग वो इनके लिए कुछ भी नहीं करते। अगर हो सके तो हमें ही इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, बरोबर। तो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, वैसे ही अब इनके दूसरे चैप्टर्स, आगे के चैप्टर्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।